गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग देखेंगे 6 अंक के प्रश्न। ठीक है, 5 अंक के प्रश्नों का तैयारी हम लोग कर चुके हैं। अब आज देखना है हमको 6 अंक के प्रश्नों की तैयारी। देखिए यहाँ पे 6 अंक के प्रश्न एक्चुअल में हमारे पास जैसा कि सिलेबस है उस हिसाब से देखें तो हमारे पास इकाई 1 से 6 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है और इकाई 4 यानी कि त्रिकोणमिति से 6 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। 6 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पर बढ़िया है, लिमिटेड है। दो प्रकार के प्रश्न पढ़िए, उनमें से एक आएगा ही आएगा। और बीजगणित में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें से ये आपका अनुपात समानुपात, यहाँ से के नियम, समांतर श्रेणी से भी एक 6 नंबर का प्रश्न बनने लायक होता है ना। मैंने शामिल नहीं किया है बट यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है 6 नंबर का। चर का द्विघात समीकरण ये बन सकता है यहाँ से 6 नंबर का एक प्रश्न। हालांकि अनुप्रयोग पूछता था 6 नंबर में, पर अब इसका अनुप्रयोग छोड़ दिया है। अनुप्रयोग मतलब वो इबारती सवाल, जैसे पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, ऐसा टाइप का देखना। आखिरी आखिरी में है इस चैप्टर में। इस टाइप के अनुप्रयोग वाले जो सवाल है वो छूट जाएंगे, ठीक है, वो नहीं आने वाला। और दो चरों का रैखिक समीकरण, इसमें से आलेखी विधि पूछ सकता है 6 नंबर में, पर हम इन सब चीज पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर मैं पढ़ाने बैठूं तो कम से कम ये 10 दिन का कोर्स है, ठीक है, पर उतना अपने को नहीं जाना है, इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल सिंपल वे में आपको 6 नंबर के प्रश्न कवर करते हुए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से त्रिकोणमिति से एक प्रश्न डेफिनेटली फंसेगा, पर इनमें से थोड़े चांसेस कम है। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनमें से के नियम के आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उसको जरूर करना, उसको छोड़ना नहीं। और अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दूंगा। जैसे किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद 25 है ना, और 21वां पद 45 है, ठीक है, तो उसका 26वां पद ज्ञात कीजिए। ऐसा वाला जो क्वेश्चन है वो एक 6 नंबर में आना रहता है, थोड़ा सा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए भाई बच्चों, हम लोग चलते हैं। आप लोगों को मैं ब्लूप्रिंट दिखा दूं फिर से। तो ब्लूप्रिंट में आपको 6 नंबर के जो प्रश्न है वो कहाँ कहाँ से आएंगे ये पता चल जाता है। तो 6 नंबर के प्रश्न देखिए ब्लूप्रिंट में कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। 6 नंबर के प्रश्न, 6 अंक के जो प्रश्न है वो एक बीजगणित से है, ठीक है, इसमें 5 पार्ट हो गए, और एक आने वाला है त्रिकोणमिति से, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट है, पर आएगा सिर्फ एक पार्ट। 10वां चैप्टर जो है वो ऊंचाई एवं दूरी वो हट चुका है, तो वो सिर्फ 9वां चैप्टर आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये एक प्रश्न यहाँ से आएगा, एक प्रश्न यहाँ से आएगा, 2 ही प्रश्न हमको तैयार करने हैं। आ जाइए, मैंने जो प्रश्न तैयार करके रखे हैं उन प्रश्नों को देखिए और इनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रश्न है भाई। सबसे पहला सूत्र विधि से वर्ग समीकरण, इसको हल करना है। तो सूत्र विधि में आ जाइए फटाफट, ठीक है। सूत्र विधि में देखते हैं अपन, ये कौन से चैप्टर का है, ये वर्ग समीकरण से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 1 यानी कि उत्तर क्रमांक 1, उत्तर क्रमांक 1 सूत्र विधि से हल करना है, ठीक है। वर्ग समीकरण क्या है, सॉल्यूशन। हमें दिया गया वर्ग समीकरण क्या है भाई, वर्ग समीकरण मतलब द्विघात समीकरण। दिया गया वर्ग समीकरण है 9x की घात 2 ऋण 15x धन 6, ऋण 15x धन 6 बराबर 0, ठीक है। इसको हमको सूत्र विधि से हल करना है, ठीक है। सूत्र विधि से हल करना है यानी कि इसका जो x का जो 2 मान है वो प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसको आप दिया गया में लिख सकते हैं, ये दिया है, समझ लीजिए इसको। और क्या ज्ञात करना है, इस वर्ग समीकरण का हल, हल ज्ञात करना है। हल मतलब क्या होता है भाई, हल मतलब होता है जो चर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, 9 15 6 ये सब अचर हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट नंबर होते हैं, कांस्टेंट संख्या बोलते हैं इसको। और x जो है वो क्या है, चर है, वेरिएबल, वेरी कुछ भी हो सकता है। ये x का मान अभी पता नहीं है, तो जो पता नहीं है उसको निकालना है, यानी कि अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है। ज्ञात कौन है यहाँ पर, x। तो हल ज्ञात करना है मतलब क्या ज्ञात करना है भाई, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये लिखना नहीं है, मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, ये प्रश्न उत्तर में लिखना नहीं है, ठीक है। चलिए हमारे पास जो है सूत्र विधि से इसको हल करना है। सूत्र क्या लगाएंगे हम, श्रीधराचार्य की सूत्र विधि, श्रीधराचार्य जी की सूत्र विधि। श्रीधराचार्य की जो सूत्र विधि है उसमें किसी वर्ग समीकरण के मूल यानी कि हल, उसको ज्ञात करने का एक सूत्र दिया गया है x के पदों में। जैसे कि x चाहिए तो x के रूप में आपको मिलेगा x बराबर, भाई x के ही मान ज्ञात करने हैं तो x बराबर कितना मिलेगा। तो सूत्र है ऋण बी धन ऋण वर्गमूल के अंदर b की घात 2 ऋण 4ac पूरे के बटे में 2a,
ठीक है, पूरे के बटे में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सूत्र हो गया। हमको यहाँ से तुलना करनी है और ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, ए बी और सी के मान हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे और सूत्र विधि में डाल देंगे। ठीक है, तो हम लोग दिए गए वर्ग समीकरण का सबसे पहले ए बी सी ज्ञात करते हैं, यानी कि उसको हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे। ठीक है, इसको यहीं देकर रख दीजिए, समीकरण एक, ये सूत्र हम उपयोग करेंगे। अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि बी का मान नहीं पता, ए का मान नहीं पता, सी का मान नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा? जब हम तुलना करेंगे। साधारण रूप से देखा जाए तो ये ए है, ये बी है ऋण के साथ, और ये सी है। ठीक है, पर मैं जैसा बताया हूँ वो वैसा तुलना करो। वर्ग समीकरण 9x की घात 2 ऋण 15x धन 6 बराबर 0 की तुलना हम अपने मानक वर्ग समीकरण से करेंगे, यानी कि ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर a बराबर क्या दिखेगा? 9। ठीक है, a बराबर कितना दिखा? 9। b बराबर कितना दिखा? ऋण रहेगा तो ऋण को पकड़ते हुए आपको b लेना है। ठीक है, c बराबर कितना दिखा? 6। धन जब तक है सिर्फ अंकों को पकड़िए, जैसे ही ऋण दिखा ऋण के साथ पकड़ना है। ठीक है, a बराबर 9, क्योंकि धन धन दिख रहा है तो यहाँ पर सीधा 9 को पकड़ना है, यानी कि अंकों को पकड़ना है। अब इस सूत्र को आप यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, ये ए बी सी के मान को यहाँ डाल दीजिए। अब समीकरण एक में आ जाओ और आप मान ज्ञात करेंगे। x बराबर ऋण बी, ऋण बी, बी बी डाल रहा हूँ मैं, बी, बी का मान कितना? ऋण 15। तो ये लगाया मैंने, ये बी है मेरा, ऋण बी। अब दो ऋण कभी भी एक साथ नहीं रहते, इसलिए कोष्टक लगाने का सिद्धांत बताया गया है। ठीक है, धन और ऋण, धन और ऋण वर्गमूल के अंदर बी की घात 2, बी बोले तो ऋण 15 पूरे की घात 2, बी की घात 2 ऋण 4ac, 4 ए कितना है? 9। तो 9 ये गुणा है ना, डॉट मतलब गुणा, 4a और c का मान कितना? 6 पूरे के बटे में कितना? 2a, यानी कि 2 गुणा a, ये कितना है? 9। ठीक है, हल करिए। ऋण और ऋण का गुणा कोष्टक लगाए मतलब गुणा करना है। ठीक है, तो चिन्हों का गुणा भी याद होना चाहिए। ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, तो ये धन 15 हो गया। धन और ऋण वर्गमूल में ऋण 15 की घात 2, ऋण 15 की घात 2 का मतलब होता है ऋण 15 की घाव 2, के घाव यानी कि 2 घाव, 2 घाव मतलब ऋण 15 को 2 बार लिखना है। तो ये ऋण 15 गुणित ऋण 15। ठीक है, दो अंकों का जब गुणा होता है तो पहले चिन्हों का गुणा होता है, फिर अंकों का गुणा होता है। तो ऋण और ऋण का गुणा होगा धन 15 गुणित 15 कितना हो जाता है? 225। आप करके देखना, मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये धनात्मक 225 मिलेगा, 225 ऋण 9 चौक 36। ठीक है, 4 नियम 36 हुआ, और ये 6, तो 36 गुणा 6 कर लो, तो 6 छक्के 36 का 6 हासिल आया 3, 6 18 19 20 21, 216, 216 पूरे के बटे में 2 नियम 18। ठीक है, मैं रफ इधर कर रहा हूँ बच्चों, आपको पीछे करना है, आपके रफ पीछे में रहते हैं। ठीक है, रफ कार्य लिख लेना वहाँ पे। 225 में से 216 को घटा दो, तो 225 में से 216 को घटाओ तो 15 में से 6 गया 9, और 2 में से 2 गया कटमिट, कटमिट 9 आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा 15 धन और ऋण वर्गमूल में 9 पूरे के बटे में 18। वर्गमूल 9 आप जानते हैं कितना होता है? 3 होता है। तो ठीक है, 15 धन ऋण 3 वर्गमूल 9 का मान 3 होता है, बटे में 18। ये x के मान मिले, इसमें दो मान छुपे हुए हैं। एक बार धन लोगे तो एक मान निकलेगा, एक बार ऋण लोगे तो एक मान निकलेगा। यहाँ से एक डिवाइडर ले लो, पहले धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर जैसे ही धन चिन्ह लूंगा तो x बराबर हो जाएगा 15 धन 3 बटे 18। ठीक है, तो 15 धन 3, 15 धन 3 18 हो गया, बटे में भी 18 है। एक ऐसी संख्या सोचो जो दोनों को काटे, तो 18 से तो कटता है ना दोनों, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 1 बटे 1 मतलब 1। x का एक मान तो निकल गया, कौन है भाई? एक, एक मूल निकल गया, हल निकल गया, एक प्रकार का हल कौन है? एक है। अब एक बार ऋण चिन्ह लेके देखो, ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 15। अब इस धन और ऋण में मैं किसका चुनाव करूंगा? ऋण चिन्ह का चुनाव करूंगा। धन तो ले चुका हूं, अब ऋण लेता हूं, तो ऋण ये हो गया 3 बटे 18। तो 15 ऋण 3 मतलब 15 में से 3 गया, कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, बटे आ गया 18। एक ऐसी संख्या सोचो जो दोनों को काटे, तो 6 है। ठीक है, 2 से तो 2 से भी काटता है ना, और 6 से काटो सीधा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये आ गया 2 बटे 3। ये दूसरा उत्तर निकला। अब और नहीं कटेगा ये ना, कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों साइड काटे। दो दो को काटती पर 3 को नहीं काटेगी, वैसे 3 है जो 3 को काटता है पर 2 को नहीं काटता, इसलिए कोई एक ऐसी संख्या नहीं खोज पाओगे जो दोनों को काटे, इसलिए ये उत्तर है। ठीक है, तो दो प्रकार के मूल निकलेंगे भाई, वर्ग समीकरण के दो हल निकलते हैं। x की घात 2 है ना, तो कितने मूल निकलेंगे, कितने हल निकलेंगे? 2 हल निकलेंगे। तो आंसर आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? वर्ग समीकरण का हल। जैसे लिखे हल ज्ञात कर रहे हैं, तो हल कितना मिला भाई? हल x बराबर 1 मिला और 2 बट्टे
3 मिला। ठीक है, बस ये हो गया, सिंपल है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी वर्ग समीकरण पकड़िए बुक से और सूत्र विधि से सॉल्व कीजिए। ये क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पड़ता है तो 6 नंबर में हो सकता है इसको पूछ दे। ठीक है, तो ये एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, ये एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं, ठीक है, जिनके कुल 35 सिर हैं और 98 पैर हैं। तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा सा रफ आपको यहीं पे बताने की कोशिश करता हूँ। एक छोटी सी गुफा है, ठीक है, ये गुफा हो गई। इस गुफा में कुछ खरगोश हैं, ठीक है, कुछ खरगोश होंगे और कुछ पक्षी होंगे, ठीक है, जिनके कुल कुल सिरों की संख्या, सिर मतलब मुंडी, ठीक है, हेड जो है वो कितने हैं, 35 ठो सिर है। ठीक है, और पैर कितने हैं, 98, मतलब टोटल 35 सिर है। ठीक है, टोटल अगर देखोगे तो 35 सिर है। सिर कितने हुए, 35। ये है इबारती सवाल। ठीक है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो है आपका अध्याय 2 है ना, वो उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो वहां का ये इबारती सवाल है, अनुप्रयोग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये पूछा जाता है ना, ये पूछेगा यहाँ से। इसको ओमिट नहीं किया, वर्ग समीकरण का अनुप्रयोग ओमिट कर दिया, पर इसका अनुप्रयोग ओमिट नहीं किया, इसलिए इसको पढ़ लेना। तो सिर 35 है और टोटल पैर कितने हैं भाई, 98। अब इसमें पक्षियों के पैर कितने हैं नहीं मालूम। अब इसी 98 पैरों में खरगोश के पैर कितने हैं नहीं मालूम। और एक बात और, खरगोश के कितने पैर होते हैं, सिर्फ 2 पैर होते हैं। ठीक है, इसको पाई मत समझ लेना, 2 ठो पैर बना रहा हूँ। खरगोश के 4 पैर होते हैं, सॉरी। और पक्षियों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर। ठीक है, तो इधर मैं पक्षी ले लेता हूँ और इधर मैं ले लेता हूँ खरगोश। ठीक है, तो भाई इनके 4 पैर और इसके 2 पैर, तो इनकी संख्या कितनी होगी ये नहीं बता सकते आप पैरों की संख्या से। खरगोशों की भी संख्या कितनी होगी नहीं बता सकते आप पैरों की संख्या से। अब जैसे 35 सिर है, सबके एक एक सिर होते हैं, ठीक है, इसके अब चलो मान लो इसमें 17 ठो खरगोश आ गए और इसमें कितने 1800 पक्षी हो गए। ठीक है, तो 17 18 कितना होता है, 35। ठीक है, आपका सिर सिर का तो कंडीशन जम गया, पर क्या 17 खरगोश और 18 पक्षियों में से ये 98 पैर बन सकेंगे। इसके 4 पैर निकाल लो, 17 चौक, एक खरगोश के 4 पैर, तो 17 ठो खरगोश है, 17 खरगोश के कितने पैर हो जाएंगे, तो 17 गुणित 4 करो जरा, 4 7 28 का 88 लगा 2, और 4 एकम 4 2 6, 68 पैर इनके बने। ठीक है, अब 18 पक्षी हैं, ठीक है, 18 पक्षी, तो एक पक्षी के 2 ठो पैर होते हैं। ठीक है, तो 18 पक्षी के 18 दूनी 36। ठीक है, अब 36 पैर और 68 पैर, इनको जोड़ के देखिए जरा, 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 3 9 और 1 10, 104 नहीं बन रहे हैं ना, ये नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे तो अपने मन से अपन संख्या के हिसाब से नहीं चल सकते, है ना। तो इन ऐसे प्रश्नों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे लास्ट से पकड़ो इसको, क्या पूछा है वहीं से आपका आंसर तैयार होगा। गणित का एक चीज़ है बच्चों, ध्यान से सुनना, गणित का जो एक सिद्धांत है वो ये है, आपको जो नहीं पता है उसको मान लो कि वो पता है मुझे। ठीक है, गणित जो है वो अपने आप में ये सिखाती है कि किसी भी चीज़ को आप मान लो वो आपके पास आ जाएगी। ये रहस्य का सिद्धांत सिखाती है बच्चों आपको। रहस्य का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है। आपको जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है उसको आप मान लीजिए वो आपके पास है, वो डेफिनेटली आपके पास चल के आ जाएगी। आप एक मूवी का एक डायलॉग याद होगा, ओम शांति ओम का, बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आप अपने पूरे मन से अगर चाहेंगे तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में क्या हो जाती है, जुट जाती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से मानेंगे, चाहेंगे, उसको फील कर लेंगे तो वो आपके पास आ जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये, ठीक है, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो आपके पास आने लग जाता है वो वस्तु। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हम अपने गणित का सिद्धांत उसी चीज़ को आगे बढ़ाता है। क्या बोलता है, आप मान लो, जैसे आप किसी चीज़ को मानते हो, है ना, मानते हो, वो आपके पास आ जाएगा। तो जब पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात करने बोल रहे हैं तो हम मानेंगे, मान लेते हैं पक्षियों की संख्या क्या, तो भाई क्या माने, तो मान लो ना भाई एक्स है ना आपके पास, एक्स को इसीलिए तो बोलते हैं, ये पता नहीं है आपको क्या होएगा, इसलिए आप इसको मान सकते हैं। अब जैसे दो, दो का मान पता है आपको, तीन, तीन का मान पता है, तो मान लोगे, माना कोई संख्या दो है। भाई इसको मानोगे क्यों, जब आपको पता है दो है तो आप मानोगे कैसे, है, मान ही नहीं सकते आप। ठीक है, अब जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो बच्चा पैदा होने वाला है, जब जब तक पैदा नहीं होगा तब तक मानना पड़ेगा कि माना कि ये लड़का है, मान सकते हैं कि ये लड़की होने वाली है। अब जब पैदा ही हो गई तो अब अगर वो लड़की है तो क्या बोलोगे, उसको मानोगे, अरे वो तो ज्ञात हो गया आपको, अज्ञात थोड़ी ना है। तो जो चीज़ अज्ञात है वो मानने के लिए काम आता है, ठीक है, और जो ज्ञात है वो मानने के लिए नहीं, वो आंसर के लिए काम आता है।
तो वो आंसर निकलता है। तो यहाँ पर पक्षियों और खरगोशों की संख्या पूछा है, तो हम पक्षियों की संख्या मान लेंगे x और खरगोशों की संख्या मान लेंगे y, और उसको ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे वो हमारा आंसर है, वो हमारा उत्तर है। ठीक है, तो उसको आंसर मान के चलिए। तो आ जाइए, जैसे मैं एक प्रश्न आपको मन में देता हूँ। मेरे मन में एक अंक है, मेरे मन में एक अंक है जिसमें मैं 3 जोड़ता हूँ तो 5 मिलता है। सोचो, ये मेरे मन का अंक है, नहीं मालूम? मेरे मन में एक अंक है जिसमें मैं 3 जोड़ता हूँ तो मुझे 5 मिलता है। आप डेफिनेटली देखकर बता देंगे, अरे सर ये तो 2 है। तो अरे आप तो मेरे मन का अंक जान गए भाई, है ना, मेरे मन का अंक जान गए। तो ये तो सिंपल सा चीज़ है सर, कौन नहीं जानेगा। अब चलो पूछता हूँ, मेरे मन में एक अंक है जिसमें मैं 2 जोड़ता हूँ, फिर 3 घटाता हूँ और 4 से गुणा कर देता हूँ, फिर उसका एक बटे 10 भाग करता हूँ तो वो 5 बन जाता है। अब बताओ ज़रा, मैंने क्या बोला भाई? मेरे मन में एक अंक है जिसमें मैं 2 जोड़ता हूँ, ठीक है, फिर 3 से गुणा करता हूँ, ठीक है, फिर 4 घटाता हूँ, फिर पूरे का क्या कर देता हूँ, 1/10 कर देता हूँ, तो वो कितना हो जाता है? 5। अब निकालो मेरे मन की संख्या। तो अब नहीं बता सकते ना, सिंपल था तो बता दिए 2 है। अब नहीं बता सकते, तो ऐसे जगहों पे क्या काम आता है? गणित काम आता है। मान के चलो मेरे मन की वो संख्या कौन है? x। माना मेरे मन में वो संख्या थी x, जिसमें मैं 2 जोड़ता हूँ, फिर 3 का गुणा करता हूँ, ठीक है, फिर 4 को घटाता हूँ, फिर 1/10 कर देता हूँ, तो वो 5 बन जाता है। अब आराम से इसको हल कर सकते हो। ये 10 उधर गया, क्या बना भाई? इसको हटाया तो मैं 50 बन गया, ठीक है। इधर क्या हुआ? इसको आप अंदर गुणा करिए तो 3x धन 3 दूनी 6, ये ऋण 4, तो 6 ऋण 4 कितना? ये धन 2 हो गया। ये धन 2 उधर गया तो क्या बन गया? 52। और ये 3x बराबर 52, तो 52/3। ठीक है ना, आंसर नहीं आ रहा है अभी, काटा पीटी होगा मतलब दशमलव में आएगा, ठीक है, पर आंसर तो है ना भाई। 52/3 आ रहा है, मतलब आंसर तो है। ठीक है, तो x का मान कैसे निकला, समझ में आया? गणित का ये ताकत है, ठीक है। ये कहा जाता है मूर्त से अमूर्त की तरफ चले जाता है ये, ठीक है। तो आपको जो मूर्त रूप है, जो मूर्ति रूप है ना, जिसको आप देखे नहीं, वो अमूर्त में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आप जिसको देख सकते हो वैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अब दिख रहा है, वो जो आपको नहीं दिख रहा था वो अब दिख रहा है। एक्स का मान आपको नहीं पता था, अब दिख रहा है। तो यही है कॉन्सेप्ट मैथ्स का, इसी को अपने को उपयोग करना है बच्चों, इसी को हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो आ जाइए, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। उत्तर क्रमांक 2, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश हैं तथा कुछ पक्षी हैं, ठीक है, जिनके कुल 35 सिर हैं और 98 पैर हैं। तब पक्षियों और खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम क्या मानेंगे, लास्ट लाइन जो पूछ रहा है उसी को हम आंसर मानेंगे, ठीक है। मैंने बताया था आपको, जो नहीं पता उसको आप मान लीजिए, मान लीजिए कि हमको वो आंसर पता है, और उसी के हिसाब से चलिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं पक्षियों की संख्या और खरगोशों की संख्या हम लोग x और y मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, ये उत्तर क्रमांक 2, सॉल्यूशन। क्या मानोगे? माना, इसमें दिया गया नहीं भी मानोगे तो चलेगा, या दिया गया लिख भी सकते हो आप, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, वरना कुछ बच्चे फॉलो नहीं कर सकेंगे फिर इसको। तो मैं लिख देता हूँ, दिया गया है। क्या दिया है भाई? देखिए पढ़िए, खरगोश में छोटी गुफा में खरगोश और कुछ पक्षी हैं, 35 सिर हैं और 98 पैर हैं, ठीक है। गुफा में, ठीक है, कुछ खरगोश हैं और कुछ खरगोश हैं और कुछ क्या है? पक्षी हैं, ठीक है। सिरों की संख्या कितने हैं? सिर की संख्या, सिर की संख्या है 35, और पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या है 98, ठीक है। ये दिया गया है, क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई? हमको ज्ञात करना है खरगोशों की संख्या और पक्षियों की संख्या, खरगोशों एवं पक्षियों की संख्या, ठीक है, ये ज्ञात करना है हमको। तो हमारा जो आंसर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? हमारा मानने से। गणित का मेन ताकत मानना है ना, माना। तो पहले मान लेते हैं, माना, माना खरगोशों की संख्या x, माना खरगोशों की संख्या x, और पक्षियों की संख्या
पक्षियों की संख्या हम मान लेते हैं y। ठीक है, माना खरगोशों की संख्या x है और पक्षियों की संख्या y। अब इसी को आंसर समझ लीजिए आप। अगर आपके पास x खरगोश है तो चलिए अब आप सिरों और पैरों की संख्या को कन्वर्ट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, देखिए हमारे पास पहला कंडीशन है सिर वाला, फिर दूसरा कंडीशन पैर वाला। तो प्रश्नानुसार सबसे पहली शर्त जो है, प्रथम शर्त जो है वो क्या बोलता है, सिरों की संख्या, कुल सिर कितने हैं, कुल सिर कितने हैं 35। ठीक है, एक बार देख लूं मैं, 35 सिर है, ओके 35 सिर है कुल सिर। ठीक है, अब आप देखिए खरगोशों के कितने सिर होते हैं, एक सिर होते हैं। पक्षियों के भी कितने सिर होते हैं, एक सिर। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा मैं ऐसा आंकड़ा जमा रहा हूँ, एक खरगोश का एक सिर, जबकि जमा रहा हूँ मैं एक खरगोश का एक सिर। क्योंकि एक खरगोश का एक सिर, इसीलिए कितने खरगोश है हमारे पास, एक्स खरगोश है। एक्स खरगोश के कितने सिर, तो एक्स एक कम एक्स सिर। ठीक है, तो कुल सिर में खरगोशों के कुल कितने सिर हो गए, एक्स सिर हो गए। प्लस वैसे ही आप वाई के लिए जमाइए, यानी कि पक्षियों के सिर। एक पक्षी का कितना सिर होता है, एक सिर होता है। ओके, तो वाई पक्षी है आपके पास, वाई पक्षी के कितने सिर, वाई एक कम वाई सिर। ठीक है, तो यहाँ पर वाई सिर हो जाएगा। ये पक्षियों के सिर है टोटल, और ये खरगोशों के सिर है। तो एक्स धन वाई बराबर कितना, 35। ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब प्रश्नानुसार दूसरी शर्त, प्रश्नानुसार दूसरी शर्त क्या है भाई, दूसरी शर्त क्या है, ये प्रथम शर्त लिख लेना। कुल पैर, कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या कितनी, 98। अब इसमें से कुछ पैर इनके हैं भाई, खरगोश के, और कुछ पैर किसके हैं, पक्षियों के। तो चलिए ना पैर का जमाते हैं चलो। जबकि एक खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो 2 खरगोश होते तो 4 दुनिया 3 खरगोश होते तो 3 चौक 12, 4 खरगोश होते तो 4 4 4 4 करके 16, 4 चौक 16 पैर। वैसे ही एक्स खरगोश है ना। तो जबकि जमा रहे, चूंकि एक खरगोश के 4 पैर, इसलिए एक्स खरगोश के कितने पैर, 4x, 4 का x से गुणा करो तो 4x हो जाएगा, और ये बटे में 1 आता है नीचे वाला, तो उसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ये 4x पैर किसके हुए, ये 4x पैर हो जाएंगे खरगोश के। प्लस अब हम इसके लिए निकालते हैं y के लिए, चूंकि एक पक्षी के कितने पैर, 2 पैर। पक्षियों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं बिल्कुल। तो एक पक्षी के 2 पैर, इसीलिए y ठो पक्षी है आपके पास, y पक्षी के कितने पैर, तो y गुणित 2 यानी कि 2y, और नीचे में 1 आ जाएगा, उसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो 2y पैर किसके हुए, ये पक्षियों के 2y पैर हो गए, और ये हो गया 98। ठीक है, अब इन दोनों को आप हल कर दीजिए, आपके पास समीकरण निकाय आ चुका है। 2 समीकरण बन चुके हैं, समीकरण निकाय 2 समीकरण आपके पास बन चुके हैं। उन दोनों समीकरण को आप लिखेंगे, है ना। कौन कौन से हैं वो, x धन y बराबर 35 और 4x धन 2y बराबर 98। इसको हल करने का तरीका क्या है भाई, इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए, 2y बन सकता है। किसी भी एक चर को कटवाना है, अब आप कैसे कटवाएंगे ये आपके ऊपर है। या तो आप यहाँ पर 4 का गुणा करवा दीजिए पूरे में, और यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4x फिर कटाया जा सकता है। या 2y सोचिए, तो 2y यहाँ पर अपन काट सकते हैं। ठीक है, 2y अगर यहाँ पर ला लेते हैं आप, तो 2y अपन यहाँ से काटा जा सकता है। ठीक है, तो कैसे भी करिए, या तो x के गुणांकों को बराबर कीजिए या y के गुणांकों को बराबर कीजिए। ठीक है, यहाँ से 2 को आप कॉमन भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप हल कर सकते हैं। एकदम सरल तरीका क्या है आपको मैं बता दूं, किसी भी एक चर की तरफ आप कॉन्सेंट्रेट करो। मैं ज़्यादातर एक चर की तरफ कॉन्सेंट्रेट करने बोलता हूँ, एक्स, है ना, जो सबसे शुरू दिखता है उसी की तरफ कॉन्सेंट्रेट करो। हमेशा एक्स को कटवाने का काम करता हूँ मैं, अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूँ कि भाई एक्स को कटवाने का काम कीजिए, भले बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है उससे मतलब नहीं। आप यहाँ पर 4 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं 4, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 को किससे गुणा करो, 4 से, तो 4 से पूरे समीकरण को गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका समीकरण 1 ही है, ये 1 ही है, बार बार नहीं चेंज करेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, तो समीकरण 1 को मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, इस समीकरण को मैं गुणा कर रहा हूँ 4 से। ठीक है, तो समीकरण 1 को मैं गुणा किया 4 से, और मैं घटा दूंगा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 में 4 का गुणा करो, तो ये 4 का जैसे गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा, 4x, 4 अंदर जाएगा, 4x हो गया, धन यहाँ पर गुणा हुआ तो 4y बराबर 35 चौक कितना, 35 दूनी 70 होता है, 70 दूनी 140 है ना। तो 5 चौक 20 का शून्य, हासिल आया 2, 5 4 तिया 12 और 2 14, 140 आ गया। और नीचे में ये वाला समीकरण वैसे ही रहेगा, है ना,
कुछ नहीं कर रहे, दो समीकरण 2 में बस घटाना है बीच में, है ना। इधर क्या आ जाएगा 98। अब दोनों को आप घटा दीजिए, घटाते ही नीचे वाले के चिन्ह बदलना है। तो धन का हो जाएगा ऋण, इस धन का हो जाएगा ऋण, ये भी कुछ भी चिन्ह नहीं मतलब धन है तो धन का हो जाएगा ऋण। ये 4x से 4x कट जाएगा, ये धनात्मक 4x है, ये ऋणात्मक 4x हो गया, दोनों कट जाएंगे। ये धन 4 और ये ऋण 2, वाई वाई को छोड़ दो आप, गुणांकों को सिर्फ हल करो। तो धन 4 और ऋण 2, धन 4 ऋण 2 कितना होता है, साइड में ले जाऊँ मैं। ये धन 4 और ऋण 2 अलग अलग चिन्ह है, घटेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह धनात्मक इसलिए धनात्मक 2, धनात्मक 2y। अब 140 ऋण 98, तो 140 में से 98 घटा के देखें, 140 में से 98, तो ये 10 बना, 10 में से 8 गया 2, ये 14 है, 14 में से 10 गया, कितना आ गया 4, ठीक है। कितना बच गया 42, ठीक है। अब ये y का मान निकालते हैं, तो 2 यहाँ गुणे में है, 2 को पक्षांतर करो तो वहाँ भाग में चला जाएगा, काटा पीटी करो, कोई एक ऐसी संख्या खोजो जो दोनों को काटे, तो 2 से कटेगा दोनों, तो 2 1 कम 2 नीचे वाला, और 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 यानी कि 21। ये आ गया आंसर, y का मान निकल गया, ठीक है। y का मान कितना 21। अब इस y के मान को यहाँ पर रख दीजिए या यहाँ पर रख दीजिए और x का मान निकाल दीजिए। y का मान कहाँ रखूंगा मैं, समीकरण 1 में, 1 में रखने पर, चलिए भाई x धन y की जगह कितना रख रहा हूँ 21 बराबर 35। तो ये x का मान निकालना है, तो धन 21 को उधर भेजना है, तो धन 21 सामने का चिन्ह धन के साथ पक्षांतर होगा तो उधर जाके ऋण 21 बनेगा, तो ये हो गया ये 35 ऋण 21, ठीक है। तो 35 ऋण 21, 5 में से गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो 14 आ गया। किसका मान है ये है x का मान। x किसको बोल रहे थे हम, खरगोशों की संख्या, तो ये आ गई खरगोश। इतने खरगोश हैं 14 ठो, और इतने पक्षी हैं 21 ठो, ठीक है। आंसर की जांच करनी है, आंसर की जांच कर लेते हैं। चलिए ये इतने से पोर्शन में आप आंसर लिख लीजिए पहले। आंसर, खरगोशों की संख्या कितनी, गुफा में खरगोश 14, व पक्षी कितने हैं, पक्षी 21 हैं, ठीक है। अब उत्तर की जांच करो, हल्का सा छोटा सा हिस्सा लेके देखो भाई, 14 खरगोश है, ठीक है। एक खरगोश के कितने पैर होते हैं, एक खरगोश के, मैं पैर वाला कर रहा हूँ, सिर वाला आप लोग कर लेंगे, पैर का संख्या देखते हैं, ठीक है। एक खरगोश के कितने पैर, एक खरगोश के 4 पैर, ठीक है। तो 14 ठो खरगोश है, तो 14 खरगोश के कितने पैर, 14 चौक 56, 56 पैर, ठीक है। ये 56 पैर आ गए खरगोश के। अच्छा, हमारे पास कितने पक्षी हैं, 21। एक पक्षी के कितने पैर, एक पक्षी के कितने पैर, 2 पैर, ठीक है। तो हमारे पास 21 पक्षी, 21 पक्षी के कितने, 21 दूनी 42 पैर, 56 पैर और 42 पैर को जोड़ के देखो 98 आना चाहिए। 6 2 8 5 4 9 आ रहा है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। आगे निकल सकते हो आप, और दोनों के सिरों की संख्या को भी जोड़ सकते हो। 14 खरगोश है भाई, 14 खरगोश मतलब 14 टो सिर होंगे, 21 पक्षी मतलब 21 सिर होंगे, तो 21 सिर और 14 सिर जुड़ के 35 सिर होते हैं कि नहीं। तो आंसर की जांच हो गई, बात खत्म। बिना किसी टेंशन के, बिना आंसर मिलाए आप आगे निकल सकते हो और निश्चिंत हो सकते हो हमारा आंसर सही है ऐसा सोच के, ठीक है। चलिए आ जाइए इसमें। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ का तीसरा प्रश्न। बच्चों बताने के लिए तो बहुत सारे प्रश्न हैं और मेरे को बहुत मज़ा भी आता है, आ रहा है कि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ, पर बहुत ज़्यादा समय हमारे पास भी नहीं है, इसलिए आपको जितना मैं बताता हूँ उसी की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपसे दूसरा भी बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हम एक्स्ट्रा भी बना रहे हैं, है ना, अच्छा लगेगा। तो चलिए आ जाइए तीसरे सवाल पे, उत्तर क्रमांक तीसरा। इसमें मैं कुछ भी बेसिक नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक बताने वाला क्वेश्चन ये नहीं है। समानुपात और अनुपात वाले पार्ट से है ये। यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी दिया हो, ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाइए, ठीक है। क्या दिया है मैं लिख रहा हूँ, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी दिया हो तो ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। अनुपात और समानुपात वाला क्वेश्चन क्या दिया भाई, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये दिया है, ठीक है। तब ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए की घात 2 ऋण सी की घात 2 बटे बी की घात 2 धन बी की घात 2 बराबर ए सी बटे बी डी, ए सी बटे बी डी। चलिए आ जाइए, इसको के नियम से सॉल्व करेंगे, जो दिया उसको लेकर चलिए, ठीक है। क्योंकि क्या दिया भाई, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, अनुपात को आप लिखेंगे बटे,
अनुपात का मतलब ही होता है बटे, और इसको बराबर कर लेंगे, जैसे इसको जोड़ दो इसको जोड़ दो तो ये बराबर बन जाता है, ठीक है। और ये हो जाएगा सी बटे डी, ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इसको मान लीजिए के, तो के मान लीजिए इसको, ठीक है, के माना। तो ये तीनों आपस में बराबर हो चुके हैं, तो एक बार इसको इसके बराबर लीजिए, एक बार ए बटे बी बराबर के ले लीजिए, एक बार सी बटे डी बराबर के ले लीजिए। तो ए बटे बी बराबर भी मैं के मान सकता हूँ और सी बटे डी बराबर भी के मान सकता हूँ, दोनों को ले लिया। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, बी के, ये बी का पक्षांतर किया, नीचे में है तो वो ऊपर गुणे में चला जाएगा, ये समीकरण 1 बना। वैसे ही सी का मान कितना हो जाएगा, डी के, नीचे भाग में पक्षांतर किया तो गुणे में चला गया, ये समीकरण 2। अब ए के जगह और सी के जगह हम ये सब मान रखने वाले हैं। ए के जगह अब ये वाला रख देंगे बी के, और सी के जगह डी के रखेंगे। तो आ जाइए यहाँ पर, ये बायां पक्ष और दायां पक्ष वाला प्रश्न है, तो चलिए बायां पक्ष लेकर चलिए। बायां पक्ष कितना, ए की घात 2 ऋण सी की घात 2 बटे बी की घात 2, ऋण होना चाहिए, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ऋण ही लिखा हुआ है ना। एक्चुअली में मेरे माइंड में ये चल रहा था, ये धन वाला भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो मैं धन चल रहा था मेरे माइंड में, इसलिए मैं धन लिख दिया हूँ। यहाँ पर ऋण है बच्चों, है ना, समझ लेना उस चीज़ को। आ जाइए, यहाँ पर ऋण लगा हुआ है, तो ए की घात 2 ऋण सी की घात 2 बटे बी की घात 2 ऋण डी की घात 2। तो ए के जगह अब ए नहीं रखना है, क्या रखना है, बी के, तो यहाँ पर मैं बी के रख रहा हूँ, तो बी के पूरे की घात 2। ऋण सी के जगह डी के रखूंगा, तो ये डी के हो गया, ये सी है अपना, है ना, सी बराबर डी के, इसकी घात 2, नीचे में बी की घात 2 ऋण डी की घात 2, ये बी के पूरे की घात 2 पढ़ते हैं। कोष्टक मतलब क्या पढ़ना होता है उसको, पूरे की घात। तो पूरे की घात का मतलब होता है भाई पूरे, यानी कि बी और के दोनों की घात 2। तो आप पूरे की घात 2, बी के पूरे की घात 2, इसका क्या मतलब तोड़ेंगे, बी की भी घात 2 के की भी घात 2, तो बी की भी घात 2 और के की भी घात 2 ऋण डी के पूरे की घात 2 का मतलब होता है डी की भी घात 2 और के की भी घात 2। नीचे में आ जाइए, बी की घात 2 ऋण डी की घात 2, क्या कॉमन निकल रहा है, ऊपर में देखिए के की घात 2 दोनों में है, इस पद में भी इस पद में भी, तो के की घात 2 को आप बाहर निकाल लीजिए। यहाँ क्या बचा, यहाँ से के की घात 2 निकल गया तो क्या बचा, बी की घात 2, तो ये बन गया बी की घात 2 ऋण, यहाँ से के की घात 2 निकल गया तो क्या बचा, डी की घात 2, और नीचे आ जाइए बी की घात 2 ऋण डी की घात 2, इसको भी कोष्टक में बांध देता हूँ मैं। देखिए गुणे में है, काटापीटी कर सकते हैं आप, ये कोष्टक पूरा का पूरा ऊपर गुणे में है तो ये कटेगा, ठीक है। बचा क्या, बचा क्या, के का वर्ग, ठीक है, के का वर्ग, ये तो कट गया, एक आ गया तो ये के का वर्ग हुआ। ये क्या है, यही है बायां पक्ष, ठीक है। अब दायां पक्ष तो के का वर्ग तो है नहीं, तो इसको फिर से निकालना पड़ेगा, हो सकता है ये हल होके के का वर्ग आए, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या दिया हुआ है, ए सी बटे बी डी, ये गुणा है ना, कुछ नहीं मतलब गुणा रहता है, और ये बटे है। तो ए की जगह अब ए नहीं रखना है आपको, क्या रखना है, बी के, कहाँ से, समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पर लिखना 1 व 2 से हमने मान डाला है। यहाँ पर भी हम लिखने वाले हैं 1 से और 2 से, यहाँ पर ए की जगह हम लोग रखेंगे बी के, और यहाँ बोला था मैं कुछ नहीं मतलब गुणा है तो गुणा सोच लो ऐसा, और सी की जगह हम लिखेंगे डी के, और नीचे आ जाइए बी डी, गुणे में है सब चीज़, कहीं भी धन ऋण नहीं है, ठीक है। तो धन ऋण रहता तो कटता नहीं, मुश्किल होता, जैसे ए धन बी बटे बी, तो कई लोग सोचते हैं ऐसा कट जाएगा, गलत सोचते हो आप। ए गुणा बी रहेगा और नीचे में बी रहेगा तो आराम से काटिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। गुणा रहना चाहिए ऊपर या नीचे, ठीक है। अगर धन और ऋण आ गया तो पद यहाँ पर विभाजित हो जाते हैं, फिर वो कटेगा नहीं। धन, धन का मतलब होता है ए अपने बी को कटने नहीं देगा, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ गया उसके साथ, अटैच हो गया, तो वो कटने नहीं देगा। तू कौन होता है काटने वाला। हाँ, ए गुणा बी रहेगा तो वो लोग एक दूसरे से अलग हैं, तब काटते बैठो ना। तो देखो यहाँ गुणे हैं, गुणा है, गुणा है, तो काटो आराम से, जो जो नीचे दिखता है वो ऊपर भी होना चाहिए, बस कटेगा। डी नीचे है, ऊपर भी कटेगा। बचा क्या भाई, के दिख रहा है और एक बार और दिख रहा है के, तो के का वर्ग लिख लेता हूँ सीधा, आगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ आपको, सिंपल तरीके से बताऊँ, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा और होशियार बच्चा भी इसको समझ ले और कैप्चर कर ले, ठीक है। तो ये हो गया भाई, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, सिद्ध हो गया। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष कैसे बोल सकता हूँ मैं, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, दोनों के मान बराबर लाए आपने, के का वर्ग दोनों का मान आया, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो आपको जो सिद्ध करने बोला गया था वह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, ठीक है, ये खत्म। यहाँ पर आंसर वेंसर नहीं लिखते। तो ये उत्तर क्रमांक 3 था बच्चों, ठीक है। तो ये 3 मैंने आज बताया है, और चौथा पांचवा जो क्वेश्चन है वो मैं 6 नंबर के प्रश्नों का जो नेक्स्ट जो रहेगा पार्ट 2 उसमें बताऊंगा। इसमें एक और प्रश्न ऐड करूंगा मैं, ठीक है, किसी प्रकार से, है ना, एक और प्रश्न ऐड करूंगा समांतर श्रेणी का, उसको मैं आप लोगों को या मैं अभी एक कोशिश करता हूँ कि अभी बता देता हूँ। उत्तर क्रमांक 6वां, उत्तर क्रमांक प्रश्न क्रमांक 6वां,
मैं प्रश्न अपने मन से बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आप देखिए प्रश्न कैसे बनता है। प्रश्न बनाना कोई कठिन नहीं होता है। आप थोड़ा सा टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने की कोशिश कीजिए। जब आप टीचर बन जाएंगे ना, तो आपको अपने आप को समझने और समझाने और बतलाने के लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। अच्छा सोचिए टीचर कैसे प्रश्न छांटेगा, है ना। मैं अपने मन से एक छांट रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। एक एक वो बनाता हूँ मैं, एक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब आप जानते हैं, है ना। नहीं जानते तो मैं बता दूँ। दो, दो में तीन जोड़ा पाँच, पाँच में तीन जोड़ा आठ। ऐसे तीन तीन जोड़ते जोड़ते आप जाओगे, है ना, जाओगे और कहाँ तक के कितना भी जाओ, चलो आठ तीन 11, 11 तीन 14, 14 तीन 17, 17 तीन 20, 20 तीन 23, ठीक है। ऐसे ही चल रहा है ये पहला पद हुआ, ये T1 हुआ, T2, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद। मैं सातवां पद से क्वेश्चन बना रहा हूँ। ये है T7, ठीक है, T7। ये आठवां पद हुआ। नौवां पद क्या आएगा, 26, है ना। फिर तीन जोड़ो 29, नौवां पद हुआ, 10वां पद हुआ। फिर 29 के बाद 30, 31, 32, ठीक है। इसको पकड़ता हूँ मैं, सातवां पद, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, ठीक है। अब ऐसी करते करते अब अपने को नहीं पता, अब अपने मन से मैं पूछ रहा हूँ, चलो 31वां पद बताइए। 31वां पद आप याद करके देंगे। अब आपको सीरीज को आगे बढ़ाना है। कब तक के बढ़ाना है, अभी तो 11वें पद में हो, 31वें पद तक जाना है बिना किसी ऐसे प्रोग्रेशन के। मतलब आपको प्रोग्रेस नहीं करना है कि भाई आगे बढ़ रहा हूँ, चलो ऐसा नहीं है ना। अगर मैं आपको 1,32,329वां पद पूछ दूँ तो क्या 1,32,329वें पद तक घूमते बैठोगे, नहीं ना। तो आपको सूत्र का उपयोग करना है भाई। तो एक क्वेश्चन में आपको तरीका बता दिया हूँ, अब आपको ऐसे चलना है, ठीक है। तो प्रश्न क्या जनरेट कर रहा हूँ मैं, किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का सातवां पद, सातवां पद कितना है 20, एवं 11वां पद, 11वां पद कितना है 32, 32 है। उस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है बच्चों जिसके नाम में ही अर्थ छुपा है, समान अंतर से आगे बढ़ती है। प्रत्येक पदों के बीच समान अंतर होना चाहिए। तीन का अंतर है, आगे बढ़ गया, तीन के अंतर से आगे बढ़ गया, तीन के अंतर से आगे बढ़ गया, तीन जोड़ो 14, तीन जोड़ो 17, तीन जोड़ो 20, समान अंतर से आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसी श्रेणी जो होती है वो क्या होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी का अब हम लोगों को क्वेश्चन डील करना है। आ जाइए उत्तर क्रमांक 6, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। उत्तर क्रमांक 6, ठीक है बच्चों। क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आप पहले दिया गया लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है भाई, समांतर श्रेणी, एपी बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो एपी यानी कि समांतर श्रेणी का सातवां पद, एपी समांतर श्रेणी का सातवां पद, सातवां पद कितना दिया हुआ है 20, ठीक है। यानी कि ये दिया है T7, T7 क्या दिया हुआ है 20, ठीक है। आपके पास सूत्र है, सूत्र मैंने शायद नहीं बताया है तो मैं सूत्र बता देता हूँ। Tn, किसी भी पद को निकालने का जो सूत्र होता है वो a धन n ऋण 1 गुणा d होता है, ठीक है। मैं इसको 3 नंबर के प्रश्नों में बताया हूँ बच्चों, आप वहां से इसको और समझ सकते हैं। ये प्रथम पद है, n पदों की संख्या, और d मतलब होता है सर्वांतर, ठीक है। तो मैं इसी सूत्र को यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो Tn पढ़ो इसको, Tn, n की जगह में 7 दिख रहा है तो यहाँ पर 7 डाल देना, तो ये हो जाएगा a, ठीक है। ये सीरीज मत देखो, अब सीरीज तो मैं आपको समझाने के लिए था, बस इस प्रश्न को देखिए आप, ठीक है। प्रश्न को देखिए, पहला पद 2 है और हमको पता है ना। प्रश्न में कहीं नहीं बोल रहा है, ये प्रश्न देखो और कहीं नहीं पता चलेगा कि पहला पद 2 है, ठीक है। बोल रहा है सीधा समांतर श्रेणी का सातवां पद 20 है, तो लिख दिए सातवां पद 20, ठीक है। तो सातवां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, T7, T7 मतलब a प्लस n-1, n मतलब 7, 7-1 इंटू डी बराबर कितना 20, ठीक है। तो a प्लस 7-1 कितना होता है 6, 6d बराबर 20। ये समीकरण एक आया। a और d का मान अभी नहीं पता है हमको, a मतलब प्रथम पद, d मतलब सर्वांतर, ठीक है। सभी पदों के बीच में कितने का अंतर जा रहा है वो d होता है, ठीक है। अब दूसरी शर्त पकड़ते हैं, और क्या दिया हुआ है 11वां पद, 11वां पद कितना भाई, 11वां पद यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 11वां पद 32 दिया हुआ है, ठीक है 32। तो 11वां पद का मान कितना 32, 11वां पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस n-1,
n के जगह में आप क्या पढ़ेंगे, इसको काट दे रहा हूँ मैं एक बार, इसको ऐसा लिख रहा हूँ T11 बराबर 32, T11 ठीक है, 11वां टर्म बराबर कितना 32। तो अभी T11 के जगह पे आप क्या डाल देंगे, T11 के जगह में आप डाल देंगे a प्लस n माइनस वन, यानी कि 11 माइनस वन गुणा d बराबर कितना 32। ठीक है, तो ये a और d हमको नहीं पता, वो निकल जाएगा। ठीक है, 11 में से 1 गया 10, तो a धन 10d बराबर 32। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, विलोपन विधि से आराम से हल कर सकते हैं। ये दिया गया में हो गया। अब इसी को आप आगे बढ़ा दीजिए, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, प्रश्न क्या बोलता है, श्रेणी का 31वां पद। ठीक है, यानी कि 31वां पद यानी कि T31, ये हमको ज्ञात करना है। T31 का सूत्र क्या होता है, T31 अगर मैं लिखूँ तो उसका सूत्र होगा a धन n के जगह में 31 माइनस वन गुणा d, ये होगा सूत्र। तो a का मान पता होना चाहिए, d का मान भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो a और d का मान हम इन समीकरणों की सहायता से ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं, आ जाइए। तो T31 का मान हम ज्ञात करेंगे, पहले a और d का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 व 2 से चलिए, a धन 6d बराबर 20 दिया हुआ है, और दिया हुआ है a धन 10d बराबर 32। ठीक है, दोनों का a समान गुणांक है ना, सेम दिख रहा है a। जैसे 60 है और ये 10d है, तो ये समान तो नहीं है, अलग अलग है। तो इनको काटना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर a को काटना बड़ा आसान है। घटा दीजिए भाई, है ना, घटाने से नीचे वाले समीकरण का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा। ये धनात्मक 32 है, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक 32। ठीक है, काटा पीटी कर लो, a से a कटा। ये है धन 6d और ये है ऋण 10d। गुणांकों को पकड़िए, ठीक है, सिर्फ गुणांकों को, धन 6 पकड़िए और ऋण 10 पकड़िए। ठीक है, अलग अलग चिन्ह है, घटेगा। 10 में से 6 गया 4, बड़ी संख्या ऋणात्मक है इसलिए ऋण 4। तो इसका उत्तर यहाँ पर आ रहा है ऋण 4d, और ये धन 20 और ऋण 32। ठीक है, इसको भी आप साइड वर्क में ले लीजिए। क्या है ये, धन 20 है और ऋण 32। ठीक है, तो अलग अलग चिन्ह घटेगा। 32 में से 20 गया, कितना बचेगा 12। ठीक है, और बड़ी संख्या ऋणात्मक है इसलिए ऋण 12, तो ये आ जाएगा ऋण 12। ठीक है, दोनों के ऋण ऋण को काट दीजिए आप। फिर बचा क्या, 4d, 4d बराबर 12। इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर d का मान निकालना है मुझे, तो d का मान निकालना है, तो 4 को पक्षांतर करो। 4 यहाँ गुणे में है, इधर जाएगा तो भागित में चला जाएगा। 4 तिया 12 होता है। कोई एक ऐसी संख्या काटो, सोचो जो दोनों को काटे, तो 4 से कटेगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 3 इसका उत्तर आएगा। उत्तर बोले तो d का मान आएगा। तो d का मान मिल गया 3। यह है सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर है ये। फिर अपन को a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में डाल दो। d का मान 1 में रखने पर, ये d का मान 1 में रखेंगे तो a धन 6d बराबर 20। तो a धन 6 इंटू d का मान कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 तिया 18 बन जाएगा ये। ठीक है, तो a धन 18 बराबर 20। तो a का मान कितना, धन 18, उधर जाके क्या हो जाएगा ऋण 18, यानी कि 2। तो a का मान 2 आ गया। तो श्रेणी तो मैं आपको दिखाया था। ठीक है, प्रथम पद कितना है 2, तो ये 2 आ भी गया। ठीक है, अब आपको a और d पता चलने से किसी श्रेणी का आप कोई भी पद आप ज्ञात कर सकते हैं। अब निकालिए आप 31वां पद। 31वां पद यानी कि T31, इसका सूत्र होगा a धन n ऋण 1। तो n ऋण 1 गुणा d, n के जगह में यहाँ जैसे Tn होता है तो हम n लिखते हैं। अब ये 31 है तो 31 लिखूंगा। a का मान कितना 2, धन 31 में से 1 गया 30, गुणा, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुणा d का मान कितना 3। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, कुछ लोग गलत करते हैं, सीधा पहले धन को जोड़ते हैं। धन नहीं जोड़ना है, पहले बॉड मास के हिसाब से सॉल्व करोगे आप। BODMAS, पहले कौन आता है डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, फिर मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा। ठीक है, पहले डिवाइड, फिर गुणा, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो गुणा और प्लस में आप किसको प्राथमिकता देंगे, पहले गुणा आया है तो गुणा को प्राथमिकता दीजिए। इसलिए 30 और 3 इनके बीच गुणा है तो गुणा को सॉल्व कर लीजिए। 30 तिया कितना 90, 3 तिया 9, 3 शून्य में शून्य, तो ये हो जाएगा 90 धन 2। ठीक है, अब जोड़ लीजिए भाई, 90 2 कितना हो जाएगा 92। तो 31वां पद कितना मिला 92। तो आंसर आप क्या लिखेंगे कि भाई 31वां पद, श्रेणी का 31वां पद कौन है, 92 होगा। ठीक है, तो बस
इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, इसी टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो ये मैंने आज 4 प्रश्न बता दिए हैं, 2 प्रश्न बचा है, उसको मैं पार्ट 2 में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी बच्चों को, आपको जितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हो आप सभी का करिए। ठीक है, बाय बाय बच्चों।